कहानी की शुरुआत में हमें ब्रैडली नाम का एक विशाल शरीर वाला आदमी दिखाई देता है। ब्रैडली दिखने में जितना सख्त है, उसकी लाइफ उतनी ही मैसी और उलझी हुई है। वो जहाँ काम करता है, एक सुबह अपनी गाड़ी ड्राइव करके ऑफिस पहुँचता है, लेकिन गैरेज में घुसते ही वो देखता है कि उसका बॉस दरवाजे पर खड़ा है और उसकी तरफ बड़े अजीब नजरों से देख रहा है। बॉस का लुक देखकर ही ब्रैडली समझ जाता है कि आज पक्का कुछ बुरा होने वाला है। बॉस उसे साइड में बुलाता है और कहता है, देखो ब्रैडली, मेरा बिजनेस काफी टाइम से ठप पड़ा है। मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है कि तुम्हें सैलरी दे सकूं, इसलिए आज से तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। बॉस की बात सुनकर ब्रैडली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पहले ही उसकी लाइफ की बैंड बजी हुई थी, ऊपर से ये नौकरी जाना मतलब गरीबी में आटा गीला जैसा हो गया। लेकिन ब्रैडली जानता है कि बॉस से बहस करके कोई फायदा नहीं, इसलिए वो बिना कुछ बोले अपना बैग पैक करता है और घर की तरफ निकल पड़ता है। नौकरी खोने के गम में डूबा हुआ ब्रैडली जब अपने घर के पास पहुंचता है तो उसे कुछ ऐसा दिखता है जो बर्दाश्त के बाहर था। वो देखता है कि उसकी वाइफ लॉरेन घर के सामने एक कार में बैठी किसी से फोन पर चुपके बात कर रही है। लॉरेन का तरीका देखकर ब्रैडली को शक होता है। वो काफी देर तक दूर से उसे ऑब्जर्व करता है। आखिर में उसके सब्र का बांध टूट जाता है। जैसे ही वो धीरे धीरे लॉरेन के पास जाता है, उसकी नजर लॉरेन की गर्दन पर पड़ती है। ब्रैडली को उसकी गर्दन पर एक लाल निशान दिखता है और वो तुरंत समझ जाता है कि किसी लड़के ने उसे लव बाइट दी है। पल भर में ब्रैडली का खून खौल उठता है। वो लॉरेन के हाथ से फोन छीन कर चेक करने लगता है और सच में उसे पता चलता है कि लॉरेन का किसी दूसरे मर्द के साथ अफेयर चल रहा है। ये सब देखकर गुस्से में अंधा होकर ब्रैडली पहले लॉरेन को घर के अंदर भेजता है। इसके बाद वो जो करता है उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। गुस्से में पागल ब्रैडली अकेले दम पर पूरी कार को तोड़ना शुरू कर देता है। वो नंगे हाथों से हेडलाइट से लेकर इंजन तक को उखाड़कर पुर्जा कर देता है। ब्रैडली का ये तांडव देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। गाड़ी को तहस नहस करने के बाद ब्रैडली घर के अंदर जाता है और लॉरेन से कहता है, मैं जो पूछूंगा उसका सीधा जवाब देना। अगर एक भी बात घुमाई तो अंजाम बुरा होगा। ब्रैडली पूछता है कि क्या तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है? लॉरेन डर के मारे कांपते हुए मान लेती है कि हाँ, उसका एक लड़के के साथ अफेयर है। ब्रैडली पूछता है, कब से? लॉरेन बताती है कि पिछले लगभग 3 महीने से उसका ये अफेयर चल रहा है। लॉरेन फिर रोते रोते सफाई देने लगती है कि आखिर उसने ये कदम क्यों उठाया। असल में कुछ समय पहले लॉरेन का मिसकैरेज हो गया था, जिसकी वजह से वो गहरे डिप्रेशन में चली गई थी। दूसरी तरफ ब्रैडली अपने काम में इतना बिजी रहता था कि उसके पास अपनी पत्नी के लिए वक्त ही नहीं था। इसी अकेलेपन के कारण लॉरेन दूसरे मर्द के साथ रिश्ते में जुड़ गई। लॉरेन की रोने धोने वाली बातें और मिसकैरेज का दर्द सुनकर ब्रैडली का पत्थर जैसा दिल पल भर में मोम की तरह पिघल जाता है। उसे एहसास होता है कि लॉरेन के भटकने के पीछे कहीं न कहीं उसकी खुद की भी गलती है। वो उसे वक्त नहीं दे पाया और न ही उसके दुख बांट पाया। ये सब सोचते हुए ब्रैडली काफी देर तक गंभीर होकर बैठा रहता है। फिर वो लॉरेन से कहता है, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, चलो सब भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। आज से हमारे बीच कोई लुका छिपी नहीं रहेगी, जो होगा सब सामने होगा। लॉरेन उसकी बात मान लेती है और उनका रिश्ता फिर से पटरी पर लौटने लगता है। लेकिन ठीक उसी वक्त ब्रैडली उसे असली बुरी खबर सुनाता है। वो बताता है कि उसकी नौकरी चली गई है और इतनी जल्दी कोई अच्छा काम मिलना मुमकिन नहीं है। हालांकि ब्रैडली आगे कहता है कि उसकी ग्रिल नाम के एक पुराने दोस्त से बात हुई है जो ड्रग करियर का काम करता है और ब्रैडली ने भी उसी लाइन में उतरने का फैसला कर लिया है। यह सुनकर लॉरेन उसे बार बार मना करती है और कहती है, दुहाई है तुम्हारी, तुम किसी गैर कानूनी काम में मत फंसो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। पर ब्रैडली के पास और कोई रास्ता नहीं था। घर चलाने के लिए उसे इस अंधेरी दुनिया में कदम रखना ही पड़ा। देखते ही देखते 8 महीने बीत जाते हैं और इन 8 महीनों में ब्रैडली की जिंदगी 180 डिग्री घूम जाती है। अब वो एक नामी ड्रग करियर बन चुका है। अपनी जान जोखिम में डालकर वो एक डीलर से दूसरे डीलर तक माल पहुंचाता है और बदले में मोटा पैसा कमाता है। नतीजा वही हुआ जो होना था। अब उनके उस टूटे फूटे घर की जगह सिर छिपाने के लिए एक आलीशान बंगला है और गैरेज महंगी ब्रांडेड गाड़ियों से भरा पड़ा है। ब्रैडली अब एक लग्जरी लाइफ जी रहा है। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि लॉरेन फिर से प्रेग्नेंट है। अपने आने वाले बच्चे के इंतजार में दोनों के दिन बहुत अच्छे कट रहे थे। एक दिन जब ब्रैडली लॉरेन के साथ बेडरूम में जा रहा था, तभी उसके फोन की घंटी बजती है। फोन पर ग्रिल उसे बहुत अर्जेंट काम से तुरंत अपने घर बुलाता है। ब्रैडली बिना देर किए तुरंत ग्रिल के घर पहुंचता है। वहां जाकर ब्रैडली देखता है कि ग्रिल के साथ कुछ नए लोग बैठे हुए हैं, जिनमें से एक का नाम एल्जर है। ये एल्जर मैक्सिको से आया है और यहाँ बड़े लेवल पर ड्रग्स का बिजनेस करना चाहता है। बातों बातों में एल्जर ब्रैडली को अपने 2 और साथियों से मिलवाता है, जिनका नाम रोमन और पैडो है। एल्जर का दावा है कि ये दोनों इतने खतरनाक हैं कि पलक झपकते ही किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। एल्जर फैसला करता है कि अब से ब्रैडली जब भी किसी मिशन पर जाएगा, ये रोमन और पैडो उसे साये की तरह कवर देंगे ताकि ड्रग्स की डील एकदम परफेक्ट हो। लेकिन ब्रैडली इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। वो रोमन को देखकर समझ जाता है कि ये लड़का हर वक्त नशे में धुत रहता है। ब्रैडली साफ मना कर देता है, मैं इन पियक्कड़ों को साथ नहीं ले जा सकता। ये मेरा खतरा कम करने के
बजाय और बढ़ा देंगे। मैं ड्रग्स का धंधा जरूर करता हूँ, लेकिन नशेड़ियों के साथ काम नहीं करता। ब्रैडली का ऐसा मुंहफट जवाब सुनकर एल्जर भी हैरान रह जाता है। वो कहता है कि रोमन इस लाइन में बहुत पुराना है और भले ही दिखने में ऐसा हो, पर काम में बहुत माहिर है। लेकिन ब्रैडली के मन में खतरे की घंटी बज रही थी। जब ग्रिल देखता है कि ब्रैडली उन दोनों मैक्सिकन को साथ लेने को राजी नहीं है, तो वो उसे साइड में ले जाकर समझाने लगता है। ग्रिल कहता है, देखो ब्रैडली, एल्जर बहुत बड़ा आदमी है। अगर ये काम ठीक से हो गया तो मेरे साथ तुम्हारे रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे और तुम बाप बनने वाले हो, है ना? बस ये मिशन सक्सेसफुल कर लो, फिर बच्चे के जन्म के बाद तुम्हें पूरे 3 महीने की छुट्टी और मोटा पैसा मिलेगा। मोटे पैसे से ज्यादा 3 महीने की छुट्टी और अपने आने वाले बच्चे के फ्यूचर की बात सुनकर ब्रैडली न चाहते हुए भी मान जाता है। नतीजा ये होता है कि वो उस नशेड़ी रोमन और पैडो को साथ लेकर अपनी जिंदगी के सबसे रिस्की मिशन पर निकल पड़ता है। उनका काम था समंदर के बीच से ड्रग्स की एक बड़ी खेप लेकर आना। वे पहले एक बंदरगाह पहुंचते हैं और वहां से एक छोटी नाव लेकर बीच समंदर में चले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद पैडो डाइविंग सूट पहनकर पानी में छलांग लगा देता है। पानी के नीचे उसे ड्रग्स का एक बड़ा कंसाइनमेंट मिलता है जो चेन से बंधा हुआ था। जैसे ही पैडो चेन काटता है, ड्रग्स के बैग पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। ब्रैडली और रोमन मिलकर उन बैग्स को खींचकर नाव में चढ़ाते हैं और फटाफट किनारे की तरफ लौट आते हैं। जैसे ही वो डॉक पर पहुंचते हैं, ब्रैडली अपनी तेज नजरों से भांप लेता है कि यहाँ पक्का पुलिस का पहरा है। वो कहता है, अगर हम अभी तीनों साथ में बैग लेकर निकले तो पक्का पकड़े जाएंगे। इसलिए वो आइडिया देता है कि फिलहाल इन बैग्स को समंदर के एक कोने में ही डाल दिया जाए। अगले दिन मौका पाकर उन्हें वहां से निकाला जाना था, लेकिन वे दोनों मैक्सिकन बड़े डीठ और अड़ियल निकले। उन्होंने ब्रैडली की बात सुनना तो दूर, उल्टा उसी पर चढ़ाई कर दी। वे ब्रैडली के साथ मारपीट करने लगे और बैग छीनकर भागने की कोशिश करने लगे। ठीक उसी वक्त वही हुआ जिसका डर ब्रैडली को था। पुलिस की गाड़ियों का एक काफिला सायरन बजाते हुए वहां आ धमका। पुलिस को देखते ही रोमन और पैडो पागलों की तरह उन पर गोलियां बरसाने लगे। चारों तरफ बस गोलियों की गड़गड़ाहट और चीख पुकार मच गई। ब्रैडली चाहता था कि इस हंगामे से खुद को दूर कर ले, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर उससे मदद मांगता है। अब ब्रैडली एक भारी धर्म संकट में फंस गया। उसे पता था कि अगर वो अभी भागा तो पूरी जिंदगी पुलिस की फाइलों में मोस्ट वांटेड बनकर रह जाएगा। तभी ब्रैडली एक रोंगटे खड़े कर देने वाला फैसला लेता है। वो एक पुलिस वाले की गिरी हुई बंदूक उठाता है और पलक झपकते ही रोमन और पैडो को गोलियों से भून देता है। उसे पता था कि अगर ये दोनों जिंदा पकड़े गए तो पूछताछ में ग्रिल और ब्रैडली का नाम उगल देंगे। इसलिए अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए उसने अपने ही साथियों को खत्म कर दिया। पुलिस ये मंजर देखकर ब्रैडली को चारों तरफ से घेर लेती है और उसे गिरफ्तार कर थाने ले जाया जाता है। जब डिटेक्टिव्स ब्रैडली से पूछताछ शुरू करते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। ब्रैडली एकदम ठंडे दिमाग से उनके हर सवाल का जवाब दे रहा था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया हो, बल्कि वो पुलिस के साथ एक अजीब माइंड गेम खेलने लगा। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बावजूद ब्रैडली एकदम खामोश रहा। उसने अपने गैंग के बारे में एक लफ्ज भी नहीं निकाला, लेकिन चूंकि ब्रैडली ने 2 लोगों की जान ली थी, इसलिए कानून से बच पाना मुमकिन नहीं था। ब्रैडली की इस शातिराना खामोशी को देखते हुए जज साहब उसे पूरे 7 साल की जेल की सजा सुना देते हैं। जब ब्रैडली को जेल लाया जाता है तो उसके शरीर से सारी मेटल की चीजें और छोटा मोटा सामान छीन लिया जाता है। उसे जेल की नीली यूनिफॉर्म पहनाकर 4थी मंजिल के एक सेल में भेज दिया जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात जेल के मेन ऑफिसर यानी वार्डन आंद्रे से होती है। आंद्रे उसे कड़क आवाज में चेतावनी देता है, यहाँ रहना है तो मेरे कायदे मानने होंगे। घंटी बजते ही सेल से बाहर आकर लाइन में खड़े हो जाना, जरा भी हिलना डुलना मना है। लेकिन ब्रैडली इन धमकियों को रत्ती भर भी घास नहीं डालता और चुपचाप अपने सेल में जाकर आराम से सो जाता है। आधी रात को जब जेल की घंटी बजती है तो सारे कैदी डर के मारे दुबक कर अपने सेल के बाहर लाइन में खड़े हो जाते हैं, मगर ब्रैडली तो तब भी सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। कुछ देर बाद जब उसकी नींद खुलती है तब वो देखता है कि सब लाइन में खड़े हैं। फिर वो बड़े आराम से उठकर लाइन में जाकर खड़ा होता है। वार्डन आंद्रे ब्रैडली की इस देरी को तुरंत पकड़ लेता है। वो ब्रैडली के सामने आकर अपनी लाल लाल आंखें दिखाते हुए कहता है, आज तुम्हारा पहला दिन है इसलिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर देर हुई तो समझ लेना कि इस जेल की सजा कितनी बेरहम होती है। दूसरी तरफ जब ब्रैडली की वाइफ लॉरेन घर पर अकेली थी तो अचानक उसे एहसास होता है कि कोई दीवार फांद कर घर के अंदर घुसा है। वो अपनी और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए बंदूक लेकर पोजीशन ले लेती। ठीक उसी पल अंधेरे में छिपा एक हमलावर उसे निशाना बनाकर बेहोश करने वाली गोली चला देता है। लॉरेन वहीं ढेर होकर जमीन पर गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। वो अनजान लोग लॉरेन को किडनैप करके कहीं दूर ले जाते हैं। अगली सुबह जेल का एक स्टाफ ब्रैडली को आकर बताता है कि उससे कोई डॉक्टर मिलने आया है। ब्रैडली हैरान होकर सोचता है कि जेल में भला मुझसे डॉक्टर क्यों मिलेगा। स्टाफ कहता है कि उसकी पत्नी लॉरेन की प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर अर्जेंट बात करना चाहता है। जब ब्रैडली उस डॉक्टर से मिलने जाता है तब उसे पता चलता है कि ये आदमी कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एल्जर का एक एजेंट है। वो फर्जी डॉक्टर ब्रैडली के मुंह पर बोलता है, तुम्हारी उस बेवकूफी की वजह से एल्जर का $3.2 मिलियन का माल पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। एल्जर तुम पर बुरी तरह भड़का हुआ है। ब्रैडली को समझ आ जाता है
है कि उसकी जिंदगी अब गहरे गड्ढे में गिर चुकी है, यानी अगर वो जेल से भाग भी जाए तो एल्जर के गुर्गे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो फर्जी डॉक्टर अपनी जेब से फोन निकालकर ब्रैडली को एक फोटो दिखाता है। फोटो देखते ही ब्रैडली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ लॉरेन को कुछ लोगों ने बांध कर रखा है। डॉक्टर शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, सुनो ब्रैडली, हमारे बॉस एल्जर तुमसे बहुत नाराज हैं। अगर अपनी बीवी और बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। ब्रैडली गुस्से में फुफकारते हुए पूछता है, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? तब डॉक्टर अपनी असली चाल चलता है। वो बताता है कि ब्रैडली को इस जेल की सबसे खतरनाक जगह सेल ब्लॉक 99 में जाना होगा। वहाँ क्रिस्टोफर ब्रिज नाम का एक कैदी है जिसे उम्र कैद की सजा मिली है। ब्रैडली का मिशन है उस ब्लॉक में घुसकर क्रिस्टोफर को दुनिया से साफ करना। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ब्रैडली अभी जिस ब्लॉक में है वहाँ से मैक्सिमम सिक्योरिटी जोन यानी सेल ब्लॉक 99 तक पहुँचना नामुमकिन के बराबर है। डॉक्टर उसे साफ लफ्जों में धमकी देता है कि अगर उसने क्रिस्टोफर को नहीं मारा तो एल्जर उसकी बीवी के पेट से बच्चे को चीर कर बाहर निकाल लेगा। ब्रैडली के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो एल्जर के इस खौफनाक और दरिंदगी भरे ऑफर को मान लेता है। मीटिंग खत्म करके जब ब्रैडली जेल के अंदर जाता है तो उसे समझ आ जाता है कि अब उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे जेल प्रशासन उसे एक बेहद खतरनाक क्रिमिनल मानकर दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट कर दे। ठीक उसी वक्त ब्रैडली के सामने वही वार्डन आंद्रे आ जाता है। ब्रैडली एक पल की भी देरी किए बिना अपने जूते उतारता है और शेर की तरह आंद्रे पर झपट पड़ता है। वो आंद्रे को इतनी बेरहमी से पीटना शुरू करता है कि चारों तरफ खून की नदियां बहने लगती हैं। आंद्रे भी पलटवार की कोशिश करता है, लेकिन ब्रैडली उस वक्त किसी खूंखार जानवर की तरह हिंसक हो चुका था। वो आंद्रे को पीट पीट कर अधमरा कर देता है। जब बाकी गार्ड्स दौड़कर आते हैं तो ब्रैडली को समझ आता है कि सिर्फ एक को मारने से काम नहीं चलेगा। वो उन गार्ड्स पर भी कहर बनकर टूट पड़ता है। आखिरकार गार्ड्स को मजबूरन उसे इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ता है, जिससे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। ब्रैडली का ये भयानक रूप देखकर प्रशासन को यकीन हो जाता है कि इसे अब सबसे सुरक्षित सेल ब्लॉक 99 में ही भेजना पड़ेगा। नतीजा वही होता है जिसका प्लान ब्रैडली ने बनाया था। उसे तुरंत मैक्सिमम सिक्योरिटी वाले सेल ब्लॉक 99 में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नई जेल पहुंचते ही वहां का वार्डन ब्रैडली को कड़ी चेतावनी देता है। वो कहता है, पिछली जिस जेल से तुम आए हो वो तो जन्नत थी, ये जेल एक जीता जागता नर्क है। यहाँ हम तुम्हें एक सेकंड के लिए भी सुकून से नहीं रहने देंगे। इसके बाद ब्रैडली को सेल नंबर 59 में ले जाया जाता है। सेल के अंदर घुसते ही ब्रैडली की हालत खराब हो जाती है। चारों तरफ सड़ी हुई गंदगी और मलमूत्र की ऐसी भयानक बदबू थी कि कोई आम इंसान होता तो दम घुटने से उसकी जान निकल जाती। टॉयलेट एकदम खुले थे और सफाई का नामो निशान नहीं था। पुराने कैदियों ने उस जगह को वाकई नर्क बना रखा था। ब्रैडली और कोई रास्ता न देख अपनी बनियान उतारता है और नाक पर कसकर बांध लेता है ताकि उस असहनीय बदबू से थोड़ा बच सके। इसके बाद वो उसी गंदी फर्श पर लेट जाता है। अगली सुबह जब ब्रैडली को बाहर निकाला जाता है तो वो देखता है कि जेल के अहाते में बहुत से कैदी एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अपनी चील जैसी नजरों से अपने टारगेट को ढूंढने की कोशिश करता है। उसी वक्त उसकी मुलाकात जेल के एक रहस्यमयी कैदी डेरी से होती है। ब्रैडली उससे पूछता है कि क्या इस जेल में क्रिस्टोफर ब्रिज नाम का कोई आदमी है। डेरी हैरान होकर कहता है कि वो इस नाम के किसी बंदे को नहीं जानता। साथ ही डेरी उसे आगाह करता है कि वो यहाँ दूसरे कैदियों से ज्यादा बात न करे। लेकिन ब्रैडली के दिमाग में तो बस एक ही धुन सवार थी, अपनी पत्नी को बचाना। वो डेरी की बात अनसुनी करके दूसरे कैदियों से पूछताछ करने लगता है और ठीक उसी पल असली हंगामा शुरू हो जाता है। वो सारे कैदी मिलकर एक साथ ब्रैडली पर टूट पड़ते हैं। लेकिन ब्रैडली कोई मामूली इंसान नहीं था। एक तो वो शरीर से किसी दैत्य जैसा था, ऊपर से उसके खून में उबाल आ चुका था। वो एक एक करके कैदियों को पकड़ता और पटकना शुरू कर देता। किसी के हाथ पैर तोड़ देता तो किसी का सिर फोड़ देता। चारों तरफ चीख पुकार और खून की होली शुरू हो गई। यह मंजर देखकर जेल के बाकी गार्ड्स ने हालात काबू करने के लिए हवाई फायरिंग शुरू कर दी। आखिर में वार्डन ने खुद आकर ब्रैडली के सिर पर बंदूक तानी, तब जाकर वो रुका। वार्डन समझ गया कि इस आदमी को नॉर्मल सेल में रखना खतरे से खाली नहीं है। वे ब्रैडली को बेरहमी से पीटते हुए उसके चेहरे पर एक काला मास्क पहना देते हैं और उसे घसीटते हुए उस बदनाम सेल ब्लॉक 99 की तरफ ले जाने लगते हैं। काफी दूर तक घसीटने के बाद जब ब्रैडली की आंखों से पट्टी हटाई जाती है तो जो वो देखता है उसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। ये सेल ब्लॉक 99 कोई साधारण जेल नहीं थी। इसे जमीन के नीचे एक अंधेरे बेसमेंट में बनाया गया था। चारों तरफ सन्नाटा और सीलन भरी दीवारें वो जगह किसी कब्रिस्तान जैसी लग रही थी। गार्ड्स उसे एक एग्जीक्यूशन जैकेट पहना देते हैं और सेल के अंदर धकेल देते हैं। अंदर घुसते ही ब्रैडली देखता है कि फर्श पर कांच के अनगिनत टुकड़े बिखरे पड़े हैं ताकि वो एक कदम भी न हिल सके और हिले तो उसके पैर छलनी हो जाएं। लेकिन ब्रैडली किसी चीज की परवाह किए बिना उन्हीं कांच के टुकड़ों पर बैठ जाता है। दूसरी तरफ लॉरेन की हालत बहुत खराब थी। उसे एक काल कोठरी में कैद कर रखा गया था। वहाँ वो फर्जी डॉक्टर और कोरिया से आया एक खूंखार अबॉर्शन एक्सपर्ट लॉरेन का चेकअप कर रहे थे। वे बस ब्रैडली के सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। अगर काम नहीं हुआ तो वे इसी हालत में लॉरेन
लॉरेन के बच्चे को काट कर बाहर निकाल लेंगे। आधी रात को जब ब्रैडली अपने सेल से क्रिस्टोफर ब्रिज का नाम लेकर चिल्लाने लगता है तो बगल के सेल का एक कैदी कहता है, अरे भाई, इस नाम का यहाँ कोई नहीं है। ठीक उसी वक्त गार्ड्स आकर ब्रैडली को बाहर ले जाते हैं। जब ब्रैडली विजिटिंग रूम पहुंचता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसके सामने खुद एल्जर बैठा था। ब्रैडली हैरान होकर चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एल्जर शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, ब्रैडली, तुमने मेरा $3.2 मिलियन का माल पुलिस को पकड़वाया। मुझे उसका उतना गुस्सा नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बहन को विधवा कर दिया। वो पैडो मेरी सगी बहन का पति था और तुमने उसे कुत्ते की मौत मारा। इसलिए तुम्हें इस नर्क में खींच लाने के लिए मैंने क्रिस्टोफर ब्रिज नाम के फर्जी कैरेक्टर का नाटक रचा था। असल में इस जेल में क्रिस्टोफर नाम का कोई है ही नहीं। मैं खुद पुलिस को रिश्वत देकर गिरफ्तार होकर यहाँ आया हूँ ताकि तुम्हें तिल तिल कर मरते देख सकूं। एल्जर ब्रैडली की आंखों के सामने लॉरेन की तस्वीरें दिखाकर ठहाके मार रहा था और कह रहा था कि थोड़ी देर में उसकी पत्नी के पेट से बच्चे को काट कर बाहर निकाला जाएगा और पैरों से कुचल दिया जाएगा। तभी ब्रैडली के अंदर का वो हिंसक जानवर फिर से जाग उठता है। एल्जर के आदमी ब्रैडली को बुरी तरह टॉर्चर करके बेहोश कर देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ब्रैडली मरा नहीं है। वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था और जानबूझकर मार खाने का नाटक कर रहा था। कुछ ही देर बाद ब्रैडली को होश आता है। वो अपनी जंजीरें तोड़ देता है और एक जंगली दरिंदे की तरह दहाड़ उठता है। इसके बाद ब्रैडली चुपके से एल्जर के आदमियों के कमरे में घुसता है और एक एक करके यमदूत की तरह उन पर टूट पड़ता है। वो किसी का सिर धड़ से अलग कर देता है तो किसी का गला नंगे हाथों से तब तक घोंटता है जब तक कि उसकी जान न निकल जाए। यहाँ तक कि वो कईयों के सिर दीवार पर दे मारता है जिससे उनका मगज फर्श पर बिखर जाता है। भाई साहब, ये मंजर इतना खौफनाक था कि किसी का भी जी घबरा जाए। उसने उस कमरे में ऐसा तांडव मचाया कि पूरा कमरा खून से लथपथ हो गया। महज कुछ ही मिनटों में सबको खत्म करने के बाद वो असली विलेन एल्जर के कमरे में पहुंचता है। ब्रैडली अब बिना कोई मौका दिए एल्जर को जानवरों की तरह टॉर्चर करने लगता है और उसे उस फर्जी डॉक्टर को कॉल करने के लिए मजबूर करता है। ब्रैडली का ये खूंखार रूप और असहनीय दर्द देख एल्जर हार मान लेता है और डॉक्टर को फोन लगाता है। वो उसे हुक्म देता है कि लॉरेन को बिना कोई नुकसान पहुंचाए सही सलामत उसके घर छोड़ दिया जाए। जैसे ही एल्जर कॉल काटता है, ब्रैडली बिना देर किए एक झटके में एल्जर का पैर तोड़कर चकनाचूर कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो शैतान डॉक्टर लॉरेन को ग्रिल के घर के सामने छोड़ आता है। लॉरेन को देखते ही ग्रिल अपनी बंदूक निकालता है और उस फर्जी डॉक्टर और कोरियाई अबॉर्शन एक्सपर्ट को कुत्ते की मौत मार देता है। इसके फौरन बाद ग्रिल जेल के इंफॉर्मेशन सेंटर में कॉल करता है और ब्रैडली को खबर देता है कि लॉरेन अब उसके पास बिल्कुल सेफ है। ये खबर सुनते ही ब्रैडली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल ये दुख के नहीं बल्कि सुकून और खुशी के आंसू थे। इसके बाद ब्रैडली फोन पर लॉरेन से कहता है, फोन अपने पेट पर रखो, मैं अपने बच्चे से बात करना चाहता हूँ। लॉरेन के फोन पेट पर रखते ही ब्रैडली अपने होने वाले बच्चे से कहता है कि जब तुम इस दुनिया में आओ तो हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना और कभी किसी से डरना मत। असल में ब्रैडली ये बातें इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो जिस जेल में है वहाँ से आज तक कोई कैदी जिंदा बाहर नहीं निकला है। उसकी मौत तय थी, इसलिए वो अपने बच्चे तक अपना आखिरी पैगाम पहुंचा देता है। फिर वो लॉरेन से कुछ ऐसी इमोशनल बातें करता है जिसे सुनकर आपकी आंखों में पानी आ जाए। अपनी पत्नी से आखिरी बार विदा लेने के बाद वो अपना असली इंतकाम पूरा करने के लिए फिर से एल्जर की तरफ मुद्दता है। एल्जर अभी भी दर्द से तड़प रहा था, पर ब्रैडली बिना कोई रहम दिखाए एक ही वार में एल्जर का सिर धड़ से अलग कर देता है। ठीक उसी पल जेल का वो खतरनाक वार्डन और गार्ड्स का एक दस्ता वहाँ आ पहुँचता है। वार्डन जब देखता है कि ब्रैडली पूरी तरह पागल और बेकाबू हो चुका है तो वो और देरी नहीं करता, क्योंकि ऐसे इंसान को जिंदा रखना मौत को दावत देने जैसा था। वार्डन अपनी बंदूक ब्रैडली के माथे पर सटाता है और ट्रिगर दबा देता है। धड़ाम की आवाज के साथ गोली चलती है और ब्रैडली का मगज दीवार पर जा चिपकता है। ब्रैडली धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ता, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि वाली मुस्कान थी, क्योंकि मरते मरते भी उसने अपनी पत्नी और अपने आने वाले बच्चे की जान बचा ली थी। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।